हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEBS पे। आज के अपने इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे S8 का प्रीवियस ईयर जो अपना क्वेश्चन था किस प्रकार का था और उसको कैसे डील करना है, पूरा सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। और आपका सेकेंड ईयर का जो भी लोग 19-21 सेशन से बिलोंग करते हैं उनके सेकेंड ईयर का S1 से लेके S8 तक का कंप्लीट हो गया विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। यूनिट वाइज भी मैंने क्लियर कर दिया और आज आपका S8 का लास्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब आपका जो बचेगा सो बच के जाएगा S9। तो देखिए S9 में सभी लोगों का अपना अपना सब्जेक्ट है, तो मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कोशिश करूंगा संस्कृत, इस 6 विषय का मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा। किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे डील करना है, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। पर इसको अभी हम लोग थोड़ा सा रोकते हैं और फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेज आता है फर्स्ट ईयर वालों का भी। तो अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, पर आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका S9 का भी वीडियो मैं बीच बीच में देते रहूँगा और आपका ये 6 विषय को मैं क्या करूँगा, कंप्लीट कर दूँगा। जिनका जो भी है उनका हो जाएगा, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और साइंस। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए अपने टॉपिक पर हम लोग आते हैं। आप में से जो भी लोग अब तक नोट्स नहीं लिए हैं तो वो चाहते हैं अगर नोट्स लेना तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8789666040 पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, टीम है आपको लड़का नोट्स भेज देगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए और सब बताइए क्या चल रहा है इस कोरोना महाकाल में। बहुत दिक्कत है, महामारी से बहुत दिक्कत है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना काम का बाहर मत निकलिए और अच्छा मौका है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और जिस चीज़ में लगे हुए हैं उसको आप क्लियर कीजिए। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। आपका और सब विषय की तरह हिंदी का एग्ज़ाम भी कितने नंबर का होगा, तो 35 मार्क्स का होगा। क्लियर है। 5 आपको शॉर्ट और 1 आपको लॉन्ग बनाना रहेगा। हम लोग आते हैं अपने सीधा क्वेश्चन पैटर्न पे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को लिखना सिखाने में आने वाली समस्याओं की संक्षिप्त चर्चा करें। अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने माइंड में सोचिए कि अगर बच्चा को लिखना सिखाना होगा तो क्या क्या समस्या हो सकता है। सबसे पहला मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, सबसे पहले क्या होता है अपना नंबर 1 में बैठने का ढंग, ठीक। नंबर 2 में पेपर और पेंसिल से जो बीच का दूरी होता है, सो दूरी, ये सब क्या है, समस्या होगा। अगर ज़्यादा दूर बैठ जाएगा तो उसको लिखने में नहीं बनेगा। बैठने का ढंग सही नहीं होगा तो लिखने में नहीं बनेगा। नंबर तीसरा शब्द की पहचान। 4th में आप वर्णमाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो आपको जो भी लगता है वो सारा कुछ इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सामाजिक परिवेश को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक। अभ्यास हो गया अपना, ये सारा कुछ आपको अपने मन से लिखना है। आप खुद सोचिएगा कि कोई बच्चा को आपको लिखना सिखाना होगा तो क्या क्या समस्या हो सकता है, उसी को आपको लिखना है। कोई भी किताबी भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा में क्या है, लिखना एक तरह से बातचीत है, कैसे, अपने शब्दों में लिखें। अब देखिए यहाँ पर भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये क्या है, लिखा हुआ है, पर ये क्वेश्चन पेपर किससे बात कर रहा है, तो जो एग्ज़ाम दे रहा है उससे बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को भी किसी इंसान ने ही सेट किया होगा। सो बताइए, इंसान ने ही सेट किया होगा कि नहीं किया होगा। इंसान ने पेपर को सेट कर दिया, तो इंसान इस पेपर के माध्यम से किससे बातचीत कर रहा है, तो जो परीक्षार्थी इसका एग्ज़ाम देंगे उससे बातचीत कर रहा है। तो लिखना एक तरह से बातचीत है, तो बातचीत तो है कि नहीं है। आप क्या करते हैं, किसी भी विचार को, भाव को, अपनी अभिव्यक्ति को एक पेज पर आप क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने विचार को वहाँ पे प्रकट करते हैं, जिसको पढ़कर सामने वाला समझ सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका क्या विचार है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो इसको आपको अपने मन से लिखना है। क्लियर है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की योजना का हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है, चर्चा करें। अब देखिए, सीखने की योजना कहने का मतलब होता है कि आपको किसको सिखाना है। नंबर 1 में क्या होगा,
आपको किसको सिखाना है, कैसे सिखाना है, इस सब का क्या है योजना बनाइएगा कि चलो आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चे में सबको कैसा कैसे, सबका अलग अलग ज्ञान होगा, सबका ज्ञान तो इक्वल तो नहीं हो सकता है ना। क्या आपको लगता है कि आपके हाथ की पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं बराबर है। तो 10 बच्चे हैं तो 10 का अपना अलग अलग नॉलेज होगा, तो सबको उसके ज्ञान के आधार पर, किसी को वर्णमाला की पहचान नहीं होगी और आप उसको बोलिएगा कोई शब्द लिखने के लिए, तो क्या वो बच्चा लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो सीखने की योजना हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि अपने कक्ष में उपस्थित सभी छात्रा और छात्रों को नज़र में रखते हुए उनकी क्या समस्याएं हैं उसको समझते हुए हम लोग अपने लर्निंग प्लान को बनाते हैं, ताकि उनको और बेहतर ढंग से हम समझा सकें। क्लियर है? इसके बाद अपना टॉपिक है सीखने की योजना की उपयोगिता पर आप अपना मंतव्य दें, यानी कि अपना विचार ही आपको देना है, शब्द से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सीखने की योजना की उपयोगिता, यहाँ पे क्या पूछा, योजना कैसे बनाते हैं। अब उसका उपयोगिता क्या हो सकता है कि आप उतना चीज़ को कीजिएगा तो बच्चे को क्या क्या लाभ होगा, तो इसको आप लोग अपने पॉइंट में डील कीजिएगा कि बच्चा क्या होगा, बच्चों का वर्णमाला से पहचान हम करवाएंगे, उनकी समस्या का निराकरण होगा, उनमें शब्दों का भंडार होगा, उनका ज्ञान विकसित होगा, वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर पाएंगे, अपने भाव को व्यक्त कर पाएंगे, विचार को व्यक्त कर पाएंगे। ये सब क्या होगा, सीखने की योजना जो आप बनाए हैं कि कैसे सिखाना है, उसका क्या है, ये सब उपयोगिता है। क्लियर है? उसके बाद है अपना भाषा संरचना में वर्ण की महत्ता क्या है, स्पष्ट करें। अब देखिए वर्ण, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो जब तक हमको इस वर्ण का पहचान नहीं होगा तो हम कोई शब्द पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। कोई शब्द लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो वर्ण का क्या महत्व है, आपको वर्ण को अपने ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को डील करना है। क्लियर है? कहीं से आपको लग रहा है कि किताब छूने की आवश्यकता है या फिर कोई नोट्स लेके रटने की आवश्यकता है? सारा क्वेश्चन का डील आप अपने मन से कर सकते हैं। भाषा शिक्षण में संदर्भ आधारित शिक्षण विधि, यानी कि संदर्भ आधारित शिक्षण विधि कहने का मतलब हो गया कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो आपको दिया गया है उसके आधार पर आप क्या आपको पढ़ाना है। तो भाषा शिक्षण में संदर्भ आधारित शिक्षण विधि मतलब कि कोई कहानी है तो कहानी को आप कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे उसका व्याख्यान कर रहे हैं, कैसे आप समझा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे क्लियर करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है अपना पढ़ना और वाचन में क्या अंतर है। अब देखिए पढ़ना मतलब कि सिर्फ मैसे कि मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक, तो मैं इसको अपने मन में भी पढ़ सकता हूँ, जोड़ कर बोल कर भी पढ़ सकता हूँ, और जैसे मन होगा मैं वैसे पढ़ूंगा, बहुत ज़ोर से उच्चारण करके पढ़ूंगा, दोहराव करके पढ़ूंगा, तो क्या है, ये सब पढ़ने का एक तरीका है। पर वाचन क्या, वाचन मतलब बोलना। तो पढ़ना में आप चुपचाप रह के भी पढ़ सकते हैं, पर वाचन में आपको ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी को आपको लिखना है। आकलन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। अब देखिए आकलन कहने का मतलब हो गया कि जब हम कोई कार्य करते हैं या कार्य हम सिखाते हैं तो उस कार्य के दौरान जब हम दूसरे को परखते हैं, दूसरे को देखते हैं, खुद को परखते हैं कि कहाँ समस्या आ रहा है, उसका कैसे निराकरण करेंगे, इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, समझते हैं और उसका समाधान करते हैं कि कौन बच्चा कितना सीखा, मैं सिखाने में कितना हद तक सही रहा, मेरे अंदर में क्या प्रॉब्लम है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या बात फंस रहा है, तो सब क्या है, आकलन का पार्ट है। पर मूल्यांकन कब होता है, जब आप कार्य को समाप्त कर देते हैं और आप चेक करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और उसका एक रैंकिंग करते हैं कि हाँ चलो बच्चा इतना सीख लिया। आपने मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट पढ़ाया, 3 सब्जेक्ट में आपने 4-4 यूनिट सब में पढ़ा दिया। क्लियर है? अब इस 4 यूनिट का आपने क्या किया, 20 नंबर का एक टेस्ट ले लिया। अब कोई बच्चा इसमें 2 नंबर लाया, कोई बच्चा 12 नंबर लाया, कोई बच्चा 16 नंबर लाया, तो आप इस आधार पे, मूल्यांकन के आधार पे भी बच्चों का आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ तक अपने ज्ञान को विकसित किया है। क्लियर है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? देखिए मैंने आपको कल भी कहा था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन आपके हर सब्जेक्ट में आएगा। सतत कहने का मतलब हो गया कि आपके स्कूल के अंदर में जितना भी विद्यालय में परीक्षा, मतलब कि आपके क्लास में, कक्षा के अंदर में जितना भी कार्य होता है सब अपना क्या होगा, सतत मूल्यांकन का पार्ट होगा। और विद्यालय के बाहर जितना भी प्रकार का होता है अपना एक्टिविटी, सब क्या होता है, व्यापक, यानी कि व्यापक स्तर पे, जिसमें आपका अंदर का एक्टिविटी और बाहर का भी एक्टिविटी दोनों ऐड होता है, वो क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है। क्लियर है? चलिए इसके अथवा में क्या है भाई, आकलन की विभिन्न तरीकों की संक्षिप्त चर्चा करें। अब देखिए आकलन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं,
आकलन करने के लिए मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर 2 में क्या होगा, आप कोई क्वेश्चन पेपर दीजिएगा, वहाँ पे पूछ लीजिएगा। नंबर 2 में आप बातचीत कर सकते हैं। 3 में आप श्याम पट पे बुला के कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से आप बच्चों को जान सकते हैं, बच्चों की समस्याओं को पहचान सकते हैं, वही क्या होगा, आकलन का तरीका होगा। और हर शिक्षक का अपना अपना तरीका होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है आपका लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या आपका आ रहा है कि सीखने सिखाने की विधि में एकल कार्य की क्या भूमिका है, चर्चा करें। अब देखिए, एक कार्य होता है जो सामूहिक कार्य होता है, जिसमें हम लोग क्या करता है, एक शिक्षक की समूह बनाता है, 10-10 बच्चों का समूह बना दिया, और यहाँ पे क्या होगा, बच्चा कार्य करेगा और शिक्षक क्या करेगा, मार्गदर्शक के रूप में बस बताएंगे कि हाँ बाबू तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पर एकल कार्य की क्या भूमिका है, तो सीखने सिखाने की विधि में अगर आप कोई सिखा रहे हैं, और इसमें क्या है कि शिक्षक भी एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि आप एक सिखा रहे हैं तो कोई सीखने वाला भी तो होना चाहिए। उसमें आपने किसी को कार्य दिया, अब वो कार्य को वो अकेले कर रहा है, कैसे कर रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, तो वो क्या होगा, एकल कार्य होगा। अब इसको आप उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपने अपने क्लास में अलग अलग बच्चों का एक अलग अलग टास्क दे दिया, सभी को आपने अकेले अकेले करने को कार्य दिया। मान लीजिए कि किसी को आपने अभिव्यक्ति लिखने के लिए कहा कि चलो आज हर बच्चा अपने मन से अपने विचार को, अपने भाव को एक पेज पे लिखेगा। तो क्या हुआ, सभी बच्चा अपना अपना विचार, सबका तो अलग अलग होगा ना, सब अकेले अकेले कार्य कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपना एकल कार्य का ही पाठ कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद है नंबर 7, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। तो मैं आपको बराबर बोलता हूँ, हमेशा लॉन्ग वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको टिप्पणी वाले को ही लिखना है। इसमें क्या है, व्यवहारवादी कक्षा शिक्षण, यानी कि बच्चों के साथ में आपका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। और व्यवहारवादी कहने का मतलब हो गया कि हमारे समाज के साथ हर एक आर्थिक दृष्टिकोण से, उसके बाद जात को, मतलब किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रख के नॉर्मल आपको पढ़ाना है, शिक्षा देना है। सीखने की योजना मैंने आपको ऊपर ही डील कर दिया। संदर्भ आधारित शिक्षण विधि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि ये जो टिप्पणी होता है ना, सो आपके जो आपके ऊपर में 5 प्रश्न देखे हैं, वहीं से आपका 2 चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व, जस्ट हम लोगों ने अभी बात किया मूल्यांकन के ऊपर, किस प्रकार से कैसे क्या करते हैं, तो ये सारा कुछ आपके लिए ईजी होगा। तो आज आपका क्या हो गया, आज आपका S8 कंप्लीट हो गया पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। अब इसमें हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे, सो आपका S9 अब बच गया, जिसमें हम लोग 6 विषय जो हमने बताया आपको, उस सारा चर्चा करेंगे। और अब तक कोई लोग अगर नोट्स नहीं लिए हैं, कॉलेज भी बंद है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इस पर आपको बस हाय लिख के अपना S9 विषय का नाम लिखना है, और आपको PDF मिल जाएगा, जो कि एकदम मिनिमम आपका एक जियो रिचार्ज की तरह है, मात्र 200 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। और ये बस रखा गया है क्योंकि फ्री का चीज़ फ्री ही होता है। आप में से बहुत लोग मुझसे नाराज़ भी हैं कि सर फ्री नहीं है, तो देखिए सारा कुछ आपको अवेलेबल है। अगर आपको हर कुछ फ्री में मिलने लगेगा तो आपको इसका महत्व ही पता नहीं चलेगा, और आपके लिए महत्वहीन हो जाएगा, और आपका PDF आपके मोबाइल के किसी कोने में पड़ा रहेगा। एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, आप पास भी कर जाइएगा, और आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। पर आप जैसे ही कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करके कोई काम करते हैं, तो आप एक बार कम से कम उसको ज़रूर खोलिएगा कि आखिर इसमें है क्या, चलो एक बार देख लेते हैं। और दिन प्रतिदिन आपके नोट्स के लिए, आपके वीडियो के लिए, जहाँ से कुछ नया हो, कैसे अपडेट हो आपके लिए, कैसे उसको इजी बनाया जाए, ताकि आपको ये डीलेट कोर्स बोझिल न लगे, आपके लिए एक आनंदमय हो जाए, और इसको आप मनोरंजन के साथ में पास कर जाए, उसी पे मैं कार्य करते रहता हूँ। और बहुत जल्द अब फर्स्ट ईयर का काम मैं शुरू कर रहा हूँ, और फर्स्ट ईयर होते होते ही बीच में हम लोग सीटेट को भी स्टार्ट कर देंगे। बस एक ही यहाँ का सोच है कि आपका डीलेट के साथ में ही सीटेट भी क्वालिफाई हो जाए, ताकि आपकी डिग्री पे 4 चांद लग जाए। क्लियर है? अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर बस क्लिक करें, एवं अपने मेहनती दोस्तों को, नीडी दोस्तों को इस चैनल के साथ में अवश्य जोड़ें। धन्यवाद।